जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए स्टैटिक जीके, यानी कि इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि सभी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। सभी तरह के सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो चाहे हिस्ट्री से हो, इकोनॉमिक्स से हो, साइंस से हो, करंट अफेयर से हो या किसी भी तरह के क्वेश्चन से हो। सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इस वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। ये वे क्वेश्चन है जो पिछले 15-20 सालों से हर तरह के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो याद रखेंगे, ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को, यानी कि दिमाग को। मेनिनजाइटिस रोग जो है वो किसको प्रभावित करता है? वो करता है मस्तिष्क को। ठीक है, याद रखिएगा किस वजह से ये फैलता है। ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसकी वजह से? वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है। मेनिनजाइटिस रोग जो है वो ऑप्शन डी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे इसका जो इंपॉर्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है सिलिकॉन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत का शीशा कौन सा होता है? हजामत क्या होता है? हजामत होता है जो नाव की दुकान होती है, वहाँ दाढ़ी और बाल बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं हजामत। ठीक है, याद रखिएगा। तो हजामत के शीशे के लिए कौन सा जो है दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अवतल। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी अवतल बिल्कुल राइट आंसर है। अवतल लेंस जो है यानी कि अवतल दर्पण जो है वो हजामत का शीशा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि कौन से प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर है? लरकाना जिले में। कौन से जिले में है? लरकाना जिले में। ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। याद रखेंगे लरकाना जो जिला है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, याद रखेंगे। और एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, मोहनजोदड़ो की जो इसका उत्खनन किया गया था, इसकी खोज की थी, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, ये भी नोट डाउन करेंगे आप। तो इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन हुआ था 1922 में। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। याद रखेंगे, इसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग। राखल दास बनर्जी ने 1922 में उत्खनन किया था मोहनजोदड़ो का, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट यानी लरकाना ज़िले में है। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सरदार पटेल बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम भारत का लौह पुरुष
किसको कहते हैं? सरदार पटेल बिल्कुल राइट आंसर है। दो चीज़ें और नोट डाउन करिएगा, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो वो भी कौन था? सरदार पटेल। ठीक है, याद रखेंगे, पहला गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। और पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे सरदार पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो याद रखेंगे अब्बास तैयबी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, अब्बास तैयबी ने उनका स्थान लिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रशेखर आज़ाद। याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई, यानी कि किस देश के संविधान से ली गई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो याद रखेंगे, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद रखेंगे। और जो तीन ऑप्शन है इनके भी बारे में आप जानेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। याद रखेंगे, इसको भी नोट डाउन करेंगे आप लोग, संघीय शासन व्यवस्था। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से क्या लिया गया है? संकटकालीन शक्तियां। ठीक है, याद रखेंगे, संकटकालीन शक्ति, यानी कि आपात जब होता है, आपातकाल जब लगता है तो उसमें जो संकट आता है वो संकटकालीन शक्तियां जो है वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे, चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो याद रखेंगे, चारों ऑप्शन में असम बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, असम बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर होगा राज्य सरकार को। किसको देता है? राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट देता है। ठीक है, याद रखेंगे, किसको? राज्य सरकार को देता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर कब हमला किया था? आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर कब हमला किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, 13 दिसंबर सन 2001 को आतंकवादियों ने 13 दिसंबर सन 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर जिस बच्चों को पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जल्दी से दे सकते हैं। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय है नेपाल में। कहाँ पर है सार्क का मुख्यालय? नेपाल है। नेपाल में कहाँ पर? काठमांडू में। याद रखेंगे नेपाल में कहाँ पर? काठमांडू में। याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक से है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा स्वैच्छिक सेना निर्मित योजना से। ठीक है, याद रखेंगे स्वैच्छिक सेना निर्मित योजना से इसका संबंध है, गोल्डन हैंडशेक का। ठीक है, याद रखिएगा किससे? ऑप्शन बी, स्वैच्छिक सेना निर्मित योजना से। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये करंट का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, 176वां स्थान भारत को पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में प्राप्त हुआ है वर्ष 2024 में। याद रखेंगे तो ऑप्शन डी 176वां बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? भारत में गरीबी स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, यानी कि किस आधार पर? तो याद रखेंगे भारत में जो गरीबी स्तर कायम किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखेंगे घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर। याद रखेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी हर बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है अल्फा, क्या है? अल्फा कैनिस मेजरिस। याद रखेंगे। और इसको किस नाम से जाना जाता है? अल्फा कैनिस मेजरिस। याद रखेंगे डॉग स्टार के अलावा इसको अल्फा कैनिस मेजरिस नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो क्या है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम? तो याद रखेंगे गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखिएगा गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कि कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये चीन और मंगोलिया में है। चीन और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया, यानी कि 2024 में प्रदान किया गया, पर किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे 2023 का ये पुरस्कार है, जो कि दिया कब गया, नाम कब लिया गया इसका? 2024 में। ठीक है, नॉमिनेट किया गया 2024 में। याद रखेंगे। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखेंगे उर्दू कवि गुलजार को और संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, याद रखेंगे इन दो लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुलजार जो कि बहुत ही बड़े गीतकार और कवि हैं उर्दू के, याद रखिएगा, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के बहुत ही बड़े विद्वान हैं। इन दो लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। करंट का क्वेश्चन है तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्षा के द्वारा। ठीक है, वर्षा के द्वारा। और एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, ओस, वर्षा और ओस के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी वर्षा बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ह्यूमस उदाहरण है
किसका उदाहरण है ह्यूमस? तो याद रखिएगा मृदा संरचना का उदाहरण है ह्यूमस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो ये मृदा संरचना का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा पुलिस महानिदेशक। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक देखता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय अवस्थित है तो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सिर्फ एकमात्र उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और इसका क्या नाम है? इस मुक्त विद्यालय का क्या नाम है? राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में है, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है, किस क्षेत्र का है? तो याद रखेंगे कर्मा सोनभद्र का है। ठीक है, सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन है सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से एक क्या था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साइबर कैफ़े है। साइबर कैफ़े क्या है? साइबर कैफ़े क्या है? ये एक इंटरनेट है, कंप्यूटर प्रणाली है, संचार युक्ति है या एक सुविधा है? तो याद रखेंगे साइबर कैफ़े एक सुविधा है। ठीक है, याद रखेंगे ये एक सुविधा है, याद रखेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कहता है किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखेंगे। सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। याद रखेंगे कौन थी? सरोजनी नायडू बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। जो कि क्या थी? प्रथम महिला। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत का पहला फील्ड मार्शल थे SHFJ मनास्को। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। SHFJ मनास्को को भारत का ये क्या थे? पहला फील्ड मार्शल थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? ये आत्मकथा है, किसकी है? ये है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, याद रखेंगे। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है? इनकी आत्मकथा है। ठीक है, क्या है? आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? यानी कि ये पुस्तक कब लॉन्च की गई थी? तो याद रखेंगे 2014 में। कब? 2014 में ये पुस्तक लॉन्च की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में ऐसे व्यक्ति, मतलब कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला है। वो कौन है? वो भी सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको 40 वर्ष के थे ये जब इनको ये पुरस्कार मिला, भारत रत्न पुरस्कार, जो कि 2014 में दिया गया था। ठीक है, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि सबसे कम उम्र के भारतीय हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, जो कि सबसे कम उम्र के हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। ठीक है, 40 वर्ष के थे, सन 2014 में इनको मिला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी जो थी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, याद रखेंगे। 1963 से 1967 तक ये
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर रहीं। ठीक है, याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। कनाडा की जो राजधानी वो है ओटावा। ठीक है, याद रखेंगे। कनाडा की राजधानी क्या है? वो है ओटावा। ठीक है, ये ओटावा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये नगर जो है ओटावा नदी के दाहिनी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। ये भी याद करेंगे कि कनाडा की राजधानी ओटावा किस नदी के किनारे बसा है? तो ओटावा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, दाहिनी तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किससे पचता है? प्रोटीन किससे पचता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन सी लाइपेज से प्रोटीन पचता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पितामह का नाम क्या है? यानी कि पिता कौन थे? भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का क्या नाम है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लालजी सिंह। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता कौन है? लालजी सिंह है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? यानी कि जिसका ओ रक्त समूह है वो किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो याद रखिएगा, केवल ओ समूह वालों से ले सकता है। ठीक है, ओ समूह वाला व्यक्ति केवल ओ समूह वाले व्यक्ति से जो है रक्त ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी केवल ओ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। ठीक है, वर्ष 1919, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, वर्ष 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में क्या पारित हुआ था? रोलेट एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, वो अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, इस नीति के तहत बंगाल का विभाजन हो गया था। कब? 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय यानी कि दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वैशाली में। याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, वर्ष 383 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उस समय शासनकाल किसका था? यानी शासक कौन था? कालाशोक। याद रखिएगा, कालाशोक का शासनकाल था। ठीक, और अध्यक्षता किसने की? द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की वो किसने की? तो याद रखेंगे, जिसने अध्यक्षता की वो कौन था? सबकामी। ठीक है, सबकामी ने इसकी अध्यक्षता की। यहाँ आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये, बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजन किया गया? द्वितीय, वैशाली में। दूसरा आपसे पूछ सकता है किस वर्ष किया गया? 383 ईसा पूर्व। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। या चौथा आपसे पूछ सकता है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो सबकामी ने की। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करिएगा। बहुत सरल तरीके से और अच्छे तरीके से मैं आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली ये वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। रोज़ डेली हम नए नए अपडेट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वहाँ पे पड़ी हैं, वो चाहे हिंदी साहित्य से हो, हिंदी साहित्य पुरस्कार हो, हिंदी साहित्य से कितने कोई भी सिलेबस हो, यानी कि
प्रसिद्ध लेखक, कवि, लेखक और उनकी रचनाएं हों, सभी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत अच्छे से उसको पढ़िएगा दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अब मैं दूसरा टाइप यहाँ आपको बता रहा हूँ। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। एक तो आपसे यहाँ पे पूछ लिया पहले ही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, चलिए ये तो सही है, बिल्कुल एनी बेसेंट है। यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ ले, यहाँ पे आपसे सिर्फ पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, यहीं आपसे अगर पूछ ले कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू होगा आपका, जिन्होंने 1925 में ये अध्यक्षता की। ठीक है, सरोजनी नायडू होगा, याद रखिएगा, जिन्होंने 1925 में इनको क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो कि पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर सही होगा, वरना जल्दबाजी में आप एनी बेसेंट लगा के चले आएंगे। तो हो सकता है अगर यहाँ पर प्रथम महिला की जगह प्रथम भारतीय महिला भी लिख के चला आए, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो शून्यकाल जो शुरू होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। कब होता है? वो होता है दोपहर 12 बजे। ठीक है, प्रश्नकाल इससे पहले होता है, प्रश्नकाल के खत्म होते ही तुरंत बाद जो है दोपहर 12 बजे वो शून्यकाल का समय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देखेंगे भाग 2। ठीक है, कौन सा भाग? भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। यहीं आपसे अनुच्छेद अगर पूछ ले तो अनुच्छेद भी नोट डाउन करिएगा। अनुच्छेद जो है 5 से 11, ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो नागरिकता का संबंध है इसमें, और भाग 2 में। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच में विवादित है? तो आप जहाँ तक देख सकते हैं कि बांग्लादेश में कैसा हुड़दंग मचा हुआ है। ठीक है, तो ये जो तीस्ता नदी जो परियोजना है, ये विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है हर तरह के एग्जामों में, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जितने भी 15 से 20 साल में जितने भी रिपीट क्वेश्चन आए होते हैं, संभवतः 15 से 25% चांस होते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोबारा से डाले जाएं। ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर जितने भी प्रैक्टिस होते हैं उनको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए रहते हैं उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्ज़ामों में। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच में विवादित है? भारत तथा बांग्लादेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन सी जिनेवा बिल्कुल राइट आंसर है। जिनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो जिनेवा में है, पर रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रमुख दिवस, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस मैंने करा रखी है, यानी कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में पढ़ सकते हैं। सारे महत्वपूर्ण दिवस मैंने उस वीडियो में कराए हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस जो कि एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं बार बार, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो। हर तरह के दिवस वहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? कौन कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश
से बहुत ही विवाद चलता रहता है, ठीक है। और इस समय बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा है, तो बांग्लादेश से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से पहले देख लेते हैं, कौन कौन से सीमाएं जो हैं वो बांग्लादेश से लगती हैं किस किस राज्य की। तो देखिए मिजोरम जो है, मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की। इन 3 राज्यों की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। और एक मणिपुर ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, इन 4 ऑप्शनों में, ठीक है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, करंट के क्वेश्चन के लिए जितने भी देश पूरे वर्ल्ड के हैं, यानी कि विश्व में जितने भी देशों में विवाद चल रहे हैं, उन देशों के बारे में आप जरूर पूरी जानकारी रखिएगा, क्योंकि उन देशों के बारे में ही करंट में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जिन भी देशों में विवाद चल रहे हैं उस देशों की मुद्रा, राजधानियाँ और उस देश में क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ आप वहाँ की पढ़ेंगे, क्योंकि करंट में वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल डाला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? यानी कि पुरानी है तो वो पहली भी होगी, प्रथम भी होगी, तो याद रखेंगे डिगबोई, ठीक है। डिगबोई जो तेल शोधक कारखाना है या तेल शोधक इकाई है वो भारत में सबसे पुरानी और पहली है। वर्ष 1901 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, वर्ष भी याद रखेंगे आप, वर्ष 1901 में इसको स्थापित किया गया था। डिगबोई कहाँ पर है? यह है असम में, ठीक है, याद रखेंगे। डिगबोई कहाँ पर है? असम राज्य में, ठीक है। काफ़ी पॉइंट में एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से रटिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो फीडबैक दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना ना जाना दोस्तों, क्योंकि हम रोज डेली आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डेविस कप का संबंध जो है वो किससे है दोस्तों? वो है लॉन टेनिस से, ठीक है। टेबल टेनिस भी ऑप्शन में डाला हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये लॉन टेनिस से है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी? छिन्न अंग से मतलब है दोस्तों हैंडीकैप, ठीक है, हैंडीकैप महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं प्रथम, ठीक है, याद रखेंगे। वर्ष 2013 में ये चढ़ी थी, इन्होंने पूरा किया था ये चढ़ान, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की कहाँ की हैं? अंबेडकर नगर की, ठीक है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ की है ये? अंबेडकर नगर की, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद की अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ठीक है, पहली हैंडीकैप महिला है, ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली हैंडीकैप महिला है, ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उस भारतीय का नाम था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो कौन भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है। ऑप्शन में जो कि B.R. अम्बेडकर है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, कौन है? तेज बहादुर सप्रू, यहाँ देख सकते हैं आप, तेज बहादुर सप्रू हैं, इन्होंने भी क्या था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, इसको भी नोट डाउन करेंगे आप। B.R. अम्बेडकर तो थे ही, पर ये ऑप्शन में मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको नाम याद रह जाए, ठीक है, वरना ऑप्शन में ये नहीं डाला जाता है। ये जानकारी के लिए आप रख लीजिए कि तेज बहादुर सप्रू जो थे ये भी दोस्तों क्या थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे, यानी कि B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों जो थे, ये दोनों जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। पढ़ने में मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, फीडबैक दें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रोज़ डेली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।